हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, आज हम सीसीएस लीव रूल 1972 पढ़ेंगे, जो कि आपके सीआरई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये लीव रूल आए कब थे। तो ये लीव रूल जो है 1 जून 1972 को आए थे। ठीक है, लीव रूल। और किन किन पे एप्लीकेबल होंगे ये, तो ये गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट के ऊपर अप्लाई होंगे जो भी सिविल सर्विस या पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, सिविल सर्विसेज पोस्ट पे। अच्छा सर, इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किन पे अप्लाई नहीं होंगे। तो गाइज देखो, जिन पे अप्लाई नहीं होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद कर लेना। एक तो सबसे पहला है कि रेलवे पे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि रेलवे वालों के अपने जो लीव रूल हैं वो हैं जिनसे वो गवर्न होते हैं। ठीक है। दूसरा है ऑल इंडिया सर्विसेज वाले। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन आते हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इन सब पे भी लीव रूल अप्लाई नहीं होते। जो साथ में तीसरा जो है वो है कैजुअल एम्प्लॉयज़ या वर्क चार्ज, है ना, जिन्हें जो पेमेंट है वो कंटिजेंट फंड से नहीं की जाती, कंटिजेंट फंड से की जाती है। कंसोलिडेटेड फंड जो है उससे पेमेंट नहीं की जाती। ठीक है। तो कैजुअल एम्प्लॉय हो गए, जो वर्क चार्ज हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे होते हैं, उनको उन पे लीव रूल अप्लाई नहीं होते। साथ में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, है ना, या फिर जो कोई प्रोडक्शन करती हैं, तो वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है उन पे भी लीव रूल जो है ये इससे वो गवर्न नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, जैसा मैं बताया। ठीक है, जैसे माली के काम के लिए कोई किसी को हायर कर लिया या बार्बर के काम के लिए किसी को हायर कर लिया, तो ये सब जो है कंटिजेंसी फंड से इनकी पेमेंट होती है, तो इन पे भी सीसीएस लीव रूल अप्लीकेबल नहीं होते। तीसरा है जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स होते हैं जो कि लोकली रिक्रूटेड है, ठीक है, उन पे भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे कि जो एमईए के थ्रू जाते हैं तो एम्बेसीज वगैरह में, है ना, वो तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो वहाँ पे लोकल रिक्रूट किए कॉन्ट्रैक्ट पे या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उन पे भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होते। अब जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो टेम्प्रेरी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में या डेपुटेशन पे आया है, उन पे भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होते। अच्छा हाँ, लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब जाता है तब उस पर ये लीव रूल एप्लीकेबल होंगे। अगला है डिपार्टमेंटल कैंटीन्स। अच्छा, पहले क्या था, डिपार्टमेंटल कैंटीन जो है उन पे भी ये लीव रूल लागू नहीं होते, लेकिन उसके बाद जो है लीव रूल इन पे एप्लीकेबल होने लग गए हैं डिपार्टमेंटल कैंटीन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑनरेरी वर्कर्स पे ये लीव रूल एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अगला है एडहॉक एम्प्लॉयज़ जो हैं। अब एडहॉक एम्प्लॉयज़ अगर किसी प्योरली टेक्निकल रीजंस के लिए हायर किए गए हैं, है ना, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल आ गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया, है ना, प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए हैं, और जो कि प्रोजेक्ट 6 महीने या 8 महीने या 1 महीने 2 महीने रहता है, तो उस पर्पज़ पे जो हायर किया, जैसे कि अभी एम्स की ही बिल्डिंगें बन रही हैं, है ना, तो वहाँ पे जो है हायर किया था प्रोजेक्ट क्लर्क, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो उन पे भी ये जिनकी टेन्योर 1 साल से कम होता है, एडहॉक एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन पे भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। उन पे टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्विस के लीव रूल जो है वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अदर एडहॉक एम्प्लॉयज़ जो हैं उन पे लीव रूल एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। एक तो एडहॉक हो गए जो प्योरली टेक्निकल रीजन के लिए, कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आया उसके लिए। दूसरा एडहॉक एम्प्लॉयज़ जो 3 साल से कम के लिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 3 साल से कम के लिए हायर किए गए हैं, तो उनको 2.5 दिन की ईएल तो क्रेडिट करेंगे हर महीने की, लेकिन वो लीव इन कैश नहीं कर पाएंगे। 300 दिन तक की क्रेडिट भी की जा सकती है ना, 300 दिन तक की, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हम लोग होते हैं, इनमें 300 दिन की जमा करने का वो इन कैश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा 300 दिन तक की क्रेडिट तो हो जाएंगी, जोड़ तो लेंगे, लेकिन वो इन कैश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टर्मिनेट होने पे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो 15 दिन जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका 1 जून और 1 जुलाई को 15 दिन की क्रेडिट की जाती है लीव। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ की 15-15 दिन की जनवरी 1 जून को और 1 जुलाई को क्रेडिट कर दी जाती है लीव। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना, लेकिन देख लो एक बार फिर भी। टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उन पे लीव रूल अप्लाई होंगे अगर वो एडहॉक से, है ना, या फिर अदर एडहॉक से वो परमानेंट हो जाते हैं तो। ठीक है। अब क्या है कि 3 साल से कम का जो है टेन्योर, ठीक है,
ये क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, मतलब हाफ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। तो इन पे किस तरह के रूल अप्लाई होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। एक बार जैसे आपको बताया मैंने कि जो 3 साल से कम के लिए अपॉइंट हो रहे हैं वो अदर एडहॉक एम्प्लॉयज़ जो हैं, इन्हें क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट भी कहा जाता है। अगर ये रेगुलर अपॉइंट हो गए तो जो भी इनकी लीव अकाउंट में क्रेडिट है वो रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे वो लीव फिर इनकैश भी कर पाएंगे। और ये जो लीव है इनका, ये टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट से हटके परमानेंट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टेम्प्रेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर जो एडहॉक एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं, उनको अच्छे से और समझ लेते हैं। अब जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट वो होते हैं जो कि कोई डेफिनेट समय के लिए नहीं आए कि 3 साल 5 साल, इनकी पोस्ट इस तरह से क्रिएट की गई है कि इनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो इसलिए कि एक तो ये फॉर लिमिटेड पीरियड नहीं होते कि 10 साल 20 साल के लिए, है ना। तो ये परमानेंट पोस्ट हो गई। अब प्रोबेशन पीरियड कैसे, प्रोबेशन पीरियड जो है ये भी बंदा प्रोबेशन में तो है लेकिन इस पर टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट रूल अप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। हाँ, उस पर एक रूल जरूर होगा, रूल नंबर 5 ऑफ टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट, कि उन्हें टर्मिनेट किया सकता है 1 महीने की नोटिस या 1 महीने की सैलरी देके, ठीक है। ये प्रोबेशन पीरियड में होता है, बाकी सब जो उनके नियम कानून है वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले लागू होंगे। और टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है कि जैसे कि टेम्प्रेरी गवर्नमेंट अभी एडहॉक पड़ा था, अब टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होते हैं, जैसे कि 5 साल के लिए हायर किया, उनकी पोस्ट लिमिटेड पीरियड के लिए बनाई है, 5 साल के लिए बनाया, है ना, 10 साल के बनाया, तो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट में आ जाएंगे। अब क्वासी परमानेंट कौन से होते हैं, जैसे कि कोई यूपीएससी से पोस्ट आई, यूपीएससी से आएगी और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो टेम्प्रेरी या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी भी किया गया, कोई डायरेक्टर है या कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट की पोस्ट पे कोई लंबी छुट्टी चला गया, है ना, 2 साल 3 साल, तो उस केस में भी क्या होगा, इन्हें अपॉइंट किया जाएगा क्वासी परमानेंट एम्प्लॉयज़ को। या फिर कोई डेपुटेशन पे चला गया 3 साल 5 साल के लिए, तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ भर्ती होंगे वो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी फैसिलिटीज़ परमानेंट वाली की तरह होंगी, लेकिन उनको परमानेंट करने का कोई वादा नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वासी परमानेंट। तो उनको फैसिलिटीज़ तो परमानेंट की तरह मिलती है, और कोई डेपुटेशन पे है या लंबी छुट्टी चला गया है ना, लंबी छुट्टी चला गया है, तो उस पोस्ट में क्वासी ये अपॉइंटमेंट निकालते हैं। और एसएससी की तरह नहीं है कि परमानेंट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए होती है, डेफिनेट पीरियड के लिए। अब एडहॉक पोस्ट जो है ये कोई परमानेंट पोस्ट तो है नहीं, कोई ओकेजनली वर्क आ गया कि एम्स का कंस्ट्रक्शन करना है, या कुछ डायरेक्टर के पोस्ट को पे अपॉइंट कर दिया कि अभी डायरेक्टर है नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, या फिर असिस्टेंट या असिस्टेंट एडम ऑफिसर, इस तरह की पोस्ट पे एडहॉक एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, जब तक परमानेंट नहीं आ जाता तो ये एडहॉक एम्प्लॉयज़ हो गए, जब तक परमानेंट ना आ जाए, ठीक है। ओकेजनल वर्क आ गया इस तरह का, तो एडहॉक होते हैं। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है ऑन टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र, जैसे कोई डेपुटेशन है उसे टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एप्लीकेबिलिटी क्या होगी टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र पे। जैसे कोई डेपुटेशन पे गया, उसे टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र कहेंगे, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट सर्वेंट लीव रूल लग रहे थे, अब टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र गया, वो रेलवे में चला गया, स्टेट गवर्नमेंट में चला गया, या फॉरेन सर्विसेज विद इन इंडिया। फॉरेन सर्विसेज जो है वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगा, ठीक है। तो उस पर लीव रूल सीसीएस ही अप्लाई होंगे, ठीक है। अब फॉरेन सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है ना, या आर्म फोर्सेज में चला गया, या ट्रांसफ़र टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट चला गया, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर वो फॉरेन सर्विसेज आउटसाइड इंडिया चला गया तो टर्म्स एंड कंडीशन वहीं के लीव रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब आर्म फोर्स में चला गया तो वहाँ पे अब इस तरह से यानी कि कोई छुट्टी ले ली, लंबी छुट्टी ले ली, वहाँ पे तो उनके लीव रेगुलेशन अलग होते हैं, ठीक है। तो उससे वो गवर्न होगा फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया पे, या फिर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट चला गया। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। अगर वो टेम्प्रेरी ट्रांसफर गया इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है ना, तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी लीव रूल गवर्न होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसकी ईएल और एचपीएल जोड़ी गई थी, है ना, तो वो वहीं पे इनकैश कर दी जाएंगी, अप टू मैक्सिमम 300 डेज वो इनकैश कर दी जाएंगी, और जो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी छुट्टियाँ लीव रूल गवर्न होंगे, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट से या रेलवे से आ गया, तो उस पर टेम्प्रेरी ट्रांसफर के लिए आएगा, लीव रूल एप्लीकेबल
नहीं होंगे, वो वहीं के रूल से गवर्न होगा जहाँ से वो आया, स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे से। ठीक है। अगर टेम्परेरी ट्रांसफ़र आया है तो लीव रूल कहाँ के अप्लाई होंगे? टेम्परेरी ट्रांसफ़र आया सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वहीं के लीव रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं के लीव रूल होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन में वो परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है, इधर परमानेंट आ जाता है रेलवे से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? लीव रूल सीसेस लीव रूल गवर्न से हो जाएगा और जो छुट्टियाँ उसकी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, आगे ले आई जाएंगी, अगर वो परमानेंट यहाँ पे आ रहा है तो। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, उसके लीव अकाउंट का क्या होगा? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव कर दिया तो उसका लीव अकाउंट जो है, जो लीव अकाउंट जिसमें उसकी 200 300 या 50 छुट्टियाँ हैं जो भी हैं, तो वो क्रेडिट नहीं होंगी और आगे, मतलब जो अगर आगे कोई और क्रेडिट होने वाली थी 1 जून या तो 1 जुलाई को, तो क्रेडिट नहीं होंगी। क्लेम वो कर नहीं सकता छुट्टियों को, है ना, डिसमिस या रिमूवल के केस में। ठीक है। और जो छुट्टियाँ वो सीज हो जाएंगी, कोई उसको वहाँ पे इनकैशमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लीव इनकैशमेंट कुछ नहीं मिलेगा उसे, अगर डिसमिस किया है, रिमूव किया है, करप्शन के चार्ज में फंस गया या कुछ और उस पर इंक्वायरी चल रही है ना, तो जिस कैसे उसको डिसमिस किया गया है, तो उस कंडीशन में जो है उस पर ये लीव रूल ना वो क्रेडिट कर सकता, ना क्लेम कर सकता, और सीज हो जाएंगे और लीव इनकैशमेंट भी नहीं कर सकता वो, है ना। हाँ, अगर कोर्ट और अपील के बाद उसको रीइंस्टेट कर दिया, यानी दोबारा से उसको वहाँ पे उस पोस्ट पर रख दिया, तो जो लीव एट क्रेडिट थी वो सब क्लेम हो जाएंगी, है ना, और वो जो उनको इनकैश भी कर सकता है। अच्छा, रिज़ाइन का केस में देख लेते हैं हम, है ना। अब अगर वो टेक्निकल रिज़ाइन देता है थ्रू प्रॉपर चैनल, या रिज़ाइन ऑन एब्जॉर्प्शन, इन सब में एब्जॉर्ब हो गया, या रेजिग्नेशन, इन 3 तरह की कंडीशन होती है रिज़ाइन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर वो टेक्निकल डिज़ाइन देके गया है ना, यानी कि प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल उसने इंटीमेट किया था और उसके बाद उसका कहीं सिलेक्शन हो गया तो उस पोस्ट पर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीव अकाउंट जो है लैप्स नहीं होंगी, है ना, न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ठीक है। और अगर वो PSU ऑटोनॉमस बॉडी इन सब में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस केस में भी उसको रिज़ाइन देगा। तो जहाँ पे उसकी जो प्रीवियस छुट्टियाँ थी, जो भी उसकी लीव एट क्रेडिट थी, वो सब उसको जो है यहाँ पे लीव इन कैश कर दी जाएंगी। ठीक है, लीव इन कैश कर दी जाएंगी, है ना। HPL अप टू 300 डेज। अब रेजिग्नेशन का केस समझ लेते हैं। रेजिग्नेशन में क्या होगा कि लीव, अब उसने रिज़ाइन कर दिया तो लीव क्रेडिट जो है वो सीज हो जाएंगी, कुछ नहीं मिलना। हाँ, लीव इनकैशमेंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं रिज़ाइन दे दिया उसके बाद वो कहे मैं छुट्टी जा रहा हूँ 1 साल की, है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। लीव इनकैशमेंट के लिए क्या होगा कि जो भी उसकी EL जो है ना, वो हाफ EL जो है वो अप टू मैक्सिमम 150 डेज, है ना, वो इनकैश कर दी जाएंगी। HPL का कोई इनकैशमेंट या कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका 200 EL है, तो 100 तो उसके इनकैश हो जाएंगी, है ना, और बाकी जो है उसकी मतलब वो हो जाएंगी, मतलब उसे कुछ नहीं मिलना उसका। हाँ, अगर रीएम्प्लॉयमेंट होता है, देखो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लीव रूल में, कि अगर कोई सिविल टू सिविल रीएम्प्लॉय होता है तो उसका लीव अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या होगा, ये तो पहला केस हो गया कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना। दूसरा, अगर वो मिलिट्री टू सिविल में जा रहा है तो उसको पहले ही लीव इनकैशमेंट दे जाएगा अप टू 300 डेज, और जितना वो लीव इनकैशमेंट लेके आया है वहाँ से, उतना, अगर वो 300 दिन का पूरा लेके आया तो उसको नेक्स्ट जो सिविल अपॉइंटमेंट है उसमें कोई उसको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 200 दिन का गया तो 100 दिन का उसको लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव क्या होगा? जब जब ब्रेक आए, है ना, जहाँ पे ब्रेक आ जाए सर्विस में, है ना, वेयर देर इज़ अ ब्रेक, है ना, ड्यू टू रिट्रेंचमेंट इज कंडोन्ड, है ना, जहाँ पे उसको माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उस केस में क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड किस तरह से होगी। अब कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे कुछ टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, है ना, वो उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है, तो सरकार सोचती है इनका एक्सपीरियंस बेकार ना जाए, और उस ऑर्गेनाइजेशन का रिडक्शन हो गया, है ना, यानी इसको क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उनको री एम्प्लॉय करती है, ये टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात हो रही है, परमानेंट वालों की नहीं, परमानेंट वालों को तो सब वैसे ही चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे अगर टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को री एम्प्लॉय करती है, अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट री एम्प्लॉय किया आता है,
तो उनकी छुट्टियों का क्या होगा, उनके लीव अकाउंट का क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, रीएम्प्लॉयमेंट अगर विदाउट ब्रेक है, कोई ब्रेक नहीं है, तो जो जो भी ब्रेक आएगा है ना, अगर 2-4 दिन का ब्रेक है, 1-2 दिन का ब्रेक है, और वो इक्वल टू ज्वाइनिंग टाइम है ना, ज्वाइनिंग टाइम अगर आप बाहर जाते हैं तो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो उसको ब्रेक को ज्वाइनिंग टाइम में कन्वर्ट करके है ना, नेक्स्ट डे ज्वाइन ये दूर भेजा जाए तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा उसे, है ना। पोस्ट सर्विस और लीव अकाउंट जो है ना, पास्ट सर्विस और लीव अकाउंट जो है वो दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी उसकी पिछली सर्विस जुड़ जाएगी और लीव अकाउंट उस तरह से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके अकाउंट में 50 छुट्टी पड़ी थी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट वाले में, तो 50 छुट्टियाँ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर ब्रेक मोर देन 30 डेज है, तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में केस टू केस बेसिस पे डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उसके लीव अकाउंट का करना क्या है ना, कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना है। तो कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो उसे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और नहीं करना है तो वो वहीं पे उसके जो लीव अकाउंट है ना, उसको मतलब करना है या नहीं करना, उसके लिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव जो है वो कितनी हो सकती है ना। तो कोई भी मैक्सिमम टाइम तक जो छुट्टी पा सकता है वो 5 साल है। अगर इससे ऊपर अगर एब्सेंट रहता है तो उसको अपने आप ही डीम्ड रिज़ाइन मान लिया जाएगा, 5 साल से ऊपर रहता है तो डीम्ड रिज़ाइन माना जाएगा, है। हाँ, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दी जाएंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, कि जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स के केस में कब डीम रिज़ाइन नहीं माना जाएगा, अगर प्रेसिडेंट अलाउ करता है। प्रेसिडेंट का मतलब है जो हेड ऑफ द जो मिनिस्ट्री है ना, उसका हेड जो है वो अलाउ कर देता है ना, या तो फॉरेन सर्विसेज पे तब उसको डीम रिज़ाइन नहीं माना जाएगा, ठीक है। या फिर रूल 22 जो है गवर्नमेंट सर्वेंट लीव रूल का, उसके अकॉर्डिंग अगर उसे कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो गई है और मेडिकल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट पे है ना, तो उसको 5 साल से ऊपर की भी जो छुट्टियाँ वो ग्रांट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक अभी लीव रूल था, बाकी का हम जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।